डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ रिलायबल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम जेई मेन जो है 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये पेपर है बच्चों 5 सितंबर इवनिंग स्लॉट का पेपर है। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है 12th का, और ये बच्चों एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बच्चे की पढ़ी हुई होती है जो भी अच्छे से तैयारी करते हैं। बच्चों, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन में ln के वर्सेस 10⁻³ के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए, जिस रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करें और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो बच्चों, जब ln के वर्सेस 10⁻³ का जो कर्व है, तो ये जो कर्व बना है वो बेस्ड है अरेनियस इक्वेशन के ऊपर, जो आपको पता होगा k = a e⁻⁻ होता है। ये अरेनियस इक्वेशन जो है, इसमें a अरेनियस कांस्टेंट या अरेनियस पैरामीटर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसको जब हम ln फॉर्म में लिखेंगे तो ln k = ln a -ea/RT आ जाएगा। और बच्चों, जब इसको हम 10⁻³ के साथ अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रीराइट करेंगे इक्वेशन को। तो ln k वर्सेस 10⁻³ के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, जिसमें ये कांस्टेंट इंटरसेप्ट हो गया, ये y एक्सिस पे हमने लिया ln k और ये x एक्सिस पे लिया हुआ है, और इसका जो स्लोप है बच्चों वो आएगा Ea/10⁻³ तो बच्चों, ये जो स्लोप है Ea/10⁻³, ये ग्राफ से आप देख सकते हैं कि y/x हमको ये डिफरेंस लिखना है, तो ये माइनस नेगेटिव स्लोप है, -10/5 हमारे पास स्लोप आ रहा है। तो इससे जब हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसको उधर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये तो हो गया 2 × 10⁻³r, माइनस से माइनस कैंसिल। और बच्चों, इसमें आंसर देना है हमें किलो जूल पर मोल यूनिट में। तो बच्चों, अगर हम इसको जूल्स में लिखते हैं 8.314, तो ये जो 10⁻³ है इसको हम हटा देंगे, इन टर्म्स ऑफ किलो प्रीफिक्स लगाएंगे जब, तो किलो के टर्म्स में जब किलो जूल में वैल्यू आएगी तो हम 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन 2R, इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का। तो बच्चों, मैं IKS और मैं ऑर्गेनिक का पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 5 सितंबर में जो इवनिंग सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखें, हमारे पास एक कंपाउंड दिया है और जो इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और उन्होंने क्या किया है कि H2SO4 के साथ उसको हीट किया है। दिस इज द कंपाउंड। तो यहाँ पर OH लिया, यहाँ पर CH2CH3, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और H2SO4 के साथ इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप बच्चों को सिखाया गया है कि अगर हम अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन इस OH वाले कार्बन पे बनेगा, प्लस चार्ज आएगा, और फिर कार्बोकेटाइन के बगल का H एसिडिक होता है, आपको पता है। अब अगर ऊपर से H निकाल दोगे तो पाई बॉन्ड बाहर जाएगा, इधर से H निकालोगे तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ से H निकालोगे क्योंकि ये H ज़्यादा एसिडिक है तो पाई बॉन्ड इधर आएगा। ऑब्वियसली दिस product will also be more stable because there will be a conjugation between this pi bond and that pi bond। इसको मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बच्चों। जैसे H2SO4 देखो क्या है, एसिड है, एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन कहाँ होगा, ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन का है। ये देखें आप, एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, OH2 प्रोटोनेशन हो गया, और यहाँ पर क्या लगा है बेटा, इथाइल लगा हुआ है, और ये कीटोन लगा हुआ है। टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द RDS स्टेप। आप बच्चों को पता है, सिंपल इवन रिएक्शन करा रहे हैं। RDS मिल गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर कीटोन है। अब आप बच्चों को H निकालना है। H के निकालने की प्रोबेबिलिटी 3 प्लेसेस से है, इस साइड से है, इस साइड से है, इस साइड से है, बट इधर से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इनफैक्ट इसका H भी ज़्यादा एसिडिक है। आप बच्चों ने यहाँ से H+ निकाल दिया, और जो पाई बॉन्ड आएगा
मेजर प्रोडक्ट, एग्जामिनर ने भी मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा इस कीटोन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इस तरह से आप बच्चों ने मेजर प्रोडक्ट इस कंपाउंड की बात की, और इस मेजर कंपाउंड में आप देखेंगे तो रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी द आंसर 2। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को देख करके हमें बताना है कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन, तो उस मॉलिक्यूल का जो अगर हम इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो ये स्ट्रक्चर ब्रोम फेनेरामीन, इनफैक्ट लिखा भी हुआ है ब्रोम फेनेरामीन किस लिए यूज़ किया जाता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो जैसे ब्रोम फेनेरामीन में पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। आप बच्चों को पता है कि एंटीसेप्टिक तो जो वो ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आउटर सरफेस पर यूज़ किए जाते हैं, कट्स पर यूज़ किए जाते हैं, वुंड्स पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिटॉल हो गया, आयोडीन टिंचर हो गया, और ये सारे सोफ्रामाइसिन हो गया। तो ये सब जो आते हैं वो एंटीसेप्टिक में आते हैं। दूसरी चीज, यानी एंटीसेप्टिक्स को हम आउटर सरफेस पर लगाते हैं। बी ऑप्शन जो दिया है दैट इज एंटीबैक्टीरियल। तो एंटीबैक्टीरियल तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो चेक करते हैं या तो उसे किल करते हैं। तो उसमें से एंटीबायोटिक्स आ गए। एंटीबायोटिक्स में जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरेमफेनिकॉल हो गया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये भी नहीं जाएगा। तो ब्रोमफेनेरामीन इस आपने एनसीईआरटी का बहुत छोटा सा हर जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ब्रोमफेनेरामीन एंटी हिस्टामीन है, हिस्टामीन को चेक करने के लिए, उस हिस्टामीन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट भी नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं वो डिप्रेशन को कम करने में यूज़ हो जाता है। तो प्योर थ्योरेटिकल है और इसका जो आंसर है दैट इज एंटी हिस्टामीन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। जो इस पेपर का जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो बच्चों इसमें ये एक इजी क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, काफी इजी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने FCC यूनिट सेल अच्छे से पढ़ा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उस पर बेस दे। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो उसका लेटिस यूनिट सेल है उसमें आपके जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, प्लस सभी फेसेस के सेंटर पे होते हैं। अब इसमें लोकेशन ऑफ वॉइड अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं बच्चों, वो आता है एक तो इसके बॉडी सेंटर पे, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी के साथ साथ जो ये तो पूरा कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, बट उसके अलावा जो शेयरिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आते हैं वो बच्चों एज सेंटर पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, इस एज सभी एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। तो इस तरीके से एक FCC यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जो आपको पता होगा, वो सब एज सेंटर्स पे होते हैं, जिसका 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल को मिलता है बाई कंट्रीब्यूशन। और बॉडी सेंटर से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल होता है। अब बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, कैसे, इसमें पूछा हुआ है कि FCC यूनिट सेल में जो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 2, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअली हमको क्या करना है बच्चों कि जो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो एज सेंटर वाले नियर बाई एजेस के जो होते हैं वो होते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको ये डिस्टेंस निकालनी होती है। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC यूनिट सेल हमें निकालना है। तो हमको ये निकालना है डिस्टेंस x, जो कि बहुत इजीली आप बता सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ये जो लेंथ आ रही है अपने पास, अगर इसका एज लेंथ जैसा कि हमें गिवन है a है, एज लेंथ इज गिवन a, तो ये जो है एग्जैक्टली एज सेंटर पे इसका सेंटर लाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो ये a/2 डिस्टेंस हुआ। सिमिलरली सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये a/2 होगा। तो फिर ये राइट एंगल है, तो हम पाइथागोरस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जो x है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है बच्चों, a²/4 प्लस a²/4 अंडर रूट, दैट इज कितनी वैल्यू हो गई है, a²
अंडर रूट, तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट लेके a/√2। तो बच्चों ये आंसर है हमारे पास a/√2। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का बच्चों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि पेपर का था 5th क्वेश्चन, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, और ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक ग्राफ के बारे में बात कर रहा है जिसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें हमसे पूछा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में किस तरीके का वेरिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो इस तरीके का एक ग्राफ आपको दिख रहा है। ये जो ग्राफ है ये मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट सी के वेरिएशन को शो कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके का जो पैटर्न आता है, इस तरीके का जो वेरिएशन आता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टिविटी बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ती है, शार्पली बढ़ती है, ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में एज पर ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। आपने पढ़ा होगा डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होती है, उसमें इस तरीके का वेरिएशन आता है हमारे मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी में, ये इस तरीके का वेरिएशन लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस सम कांस्टेंट अंडर रूट सी। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद रूट सी शो करता है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि सेम कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कम आयनाइज होता है, इसीलिए तो उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कम कंडक्टिविटी शो करेगा। और जैसे जैसे हम इसमें डाइल्यूशन करेंगे, भाई इस डायरेक्शन में हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इधर जो है लेफ्ट साइड में हम बढ़ा रहे हैं अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रखते हुए हम सॉल्यूशन के अंदर वाटर जो है वो जैसे एक्वस सॉल्यूशन है वाटर या सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के रेंज में चली जाती है, और इस वजह से ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल मेथड से प्रिडिक्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये जो पैटर्न होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें वीक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर है बच्चों इसका CH3COOH फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ये सब है सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ 6th क्वेश्चन। बच्चों 6th क्वेश्चन जो है वो हार्डनेस ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पे बेस्ड है, और वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है बट फिर भी इसको हम मॉडरेट की कैटेगरी में इसलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी जिन बच्चों को ज़्यादा जो मेहनत करते हैं थ्योरी पे, थ्योरी अच्छे से याद करते हैं, NCERT पढ़ते हैं, उनके लिए ये इजी है। और नॉर्मली जो जो लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा फॉलो करते हैं और थ्योरी कम पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये मॉडरेट कैटेगरी का हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ मेथड्स है जिनके नेम हमको याद होने चाहिए थे। तो बच्चों जो हार्डनेस है, हार्डनेस ऑफ वाटर आपको पता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आयंस की डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज की वजह से होती है, जिसमें हार्ड वाटर में क्या होता है सोप जो है वो झाग नहीं बनाता है और वो इनसॉल्युबल इंस्कम और प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो सोप वर्क नहीं करता है हार्ड वाटर में। तो 2 तरह की होती है हार्डनेस जिसको आपने कैटेगराइज किया है केमिकली, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो बच्चों जो टेम्पररी हार्डनेस है वो डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है बच्चों वो बाई डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट एक्सेट्रा सॉल्ट की वजह से होती है। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों, टेम्पररी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट की सॉल्ट्स की वजह से होती है उसको आप सिंपल बॉइलिंग से भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, जो डाइवेलेंट मेटल बाइकार्बोनेट या सारे बाइकार्बोनेट की बात करें हम, सारे बाइकार्बोनेट सॉल्ट को हीट करने से या उनके सॉल्यूशन को बॉईल करने से वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो सिमिलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी बॉईल करने से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं व्हाइट कलर का, और वो अपने आप हार्डनेस अपनी रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये जो कैटायंस हैं इनको हटाना है हमें हार्डनेस रिमूव करने के लिए, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के थ्रू वाटर से सेपरेट हो जाते हैं और वाटर जो है उसमें हार्डनेस रिमूव हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है वाटर फिर। तो एक तो मेथड होता है बॉइलिंग, दूसरा मेथड होता है बच्चों क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में क्या होता है कि हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो अल्कलाइन सोल्यूशन है या बेस इसमें डिसॉल्व करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं सॉल्यूशन की। इससे क्या होता है कि इसका जो प्रोटॉन है यहाँ पे वो रिमूव हो जाता है और ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास टेम्परेरी हार्डनेस है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब इसको रिमूव करने के लिए एक्वस लिख दिया मैंने, वाटर में डिसॉल्व है, इसमें डाला मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, इसमें ये OH जो है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे ट्वाइस CaCO3 प्रेसिपिटेट प्लस 2H2O। तो इस तरीके से हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं। इसको क्लार्क्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो परमानेंट हार्डनेस है वो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो पाती है, उसमें आइदर सोडियम कार्बोनेट मिला के हम जो है वॉशिंग सोडा मिला के इसको रिमूव कर लेंगे, या कैलगन्स मेथड होता है जिसमें हम ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट केमिकल होता है इसको हम मिलाते हैं। तो ये क्या करता है, सोडियम आयंस को रिलीज करके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने से अटैच कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, उसको अपटेक कर लेता है। तो एक तरीके से आयन को एक्सचेंज करता है। तो सोडियम आयन रिलीज करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब उसका अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से भी हार्डनेस रिमूव की जाती है। क्या होता है, आयन एक्सचेंज मेथड। तो इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिनके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, जो फंक्शनल ग्रुप्स पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को अपटेक करते हैं और सोडियम को रिलीज करते हैं। सेम मतलब जो प्रोसीजर है वो आयन एक्सचेंज का ही है। तो ये सब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके सामने आंसर आ गया है। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो Na2CO3 से हटा सकते हैं परमानेंट हार्डनेस, कैलगन्स मेथड से हटा सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड से हटा सकते हैं, बट क्लार्क्स मेथड से नहीं हटा सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका क्लार्क्स मेथड। बच्चों नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इस पेपर का हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चैप्टर पे बेस्ड है, और ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन हम इसको डिक्लेयर करते हैं। मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, हालांकि इजी है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी तक जो भी आए सब इजी हैं, बट फिर भी नॉर्मली जो बच्चे क्वेश्चन डाउट पूछते हैं तो उनको श्रोडिंजर इक्वेशन से रिलेटेड पार्ट में डाउट ज़्यादा आता है बच्चों को, और वो होता तो इजी है बट बच्चे उससे डरते हैं, फोबिया हो जाता है, इसलिए उसको कम पढ़ते हैं और इस वजह से उसके क्वेश्चन उनके नहीं बनते हैं। बाकी ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये श्रोडिंजर इक्वेशन जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी का मान रहा हूँ बच्चों को देखते हुए। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेटेड और डिफरेंट ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी जो होता है वो साई स्क्वायर होता है, मतलब मॉड ऑफ साई का स्क्वायर होता है, जो कि नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और मैथ्स के हिसाब से आप जानते हो प्रोबेबिलिटी आइदर 0 होगी या कुछ भी पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डू नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चों दूसरा स्टेटमेंट सही है और यही इसका आंसर है कि 2p ऑर्बिटल्स, जो 2p ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियस और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है उसको छोड़ के बीच में प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, क्योंकि वो प्लेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है उसको हम बोलते हैं नोड। अब बच्चों p ऑर्बिटल जो है, अगर उसमें हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो नोड आएगी वो रेडियल नोड आएगी, और आपको पता है रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड होता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -l-1, ये एंगुलर क्वांटम नंबर। तो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है, p के लिए जो l का वैल्यू होता है एंगुलर क्वांटम नंबर वो 1 होता है और -1। इट मीन्स
3p ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होना चाहिए, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस का वेरिएशन इस तरीके का आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। तो ये अपना एक रेडियल नोड शो करेगा ग्राफ। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट डिस्टेंस और न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस लिया हुआ है इसमें फ्रॉम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, और है वो डेफिनेटली एक रेडियल नोड आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो था 2 वो बिल्कुल सही है। लेकिन आगे जो थर्ड स्टेटमेंट है आप देखो, इसमें कहा हुआ है कि 1s के लिए प्रोबेबिलिटी बीच में 0 होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस और न्यूक्लियस के बीच में तो नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसका रेडियल नोड कैलकुलेट करोगे इसी फॉर्मूले से, तो रेडियल नोड में आप क्या लिखोगे, इसमें रेडियल नोड में लिखोगे n की वैल्यू 1 है, माइनस l की वैल्यू 0 है, माइनस 1 दैट इज 0। तो इसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं आना चाहिए और बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। और इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है, इसमें आप देख सकते हो कि उसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 0, जबकि यहाँ क्या है बच्चों कि इसमें एक रेडियल नोड होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड न्यूक्लियस के बीच में, इन बिटवीन कहीं ना कहीं जो एक सर्टेन डिस्टेंस होगी वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि इसका रेडियल नोड होगा। क्योंकि इसमें भी एक रेडियल नोड आता है, रेडियल नोड होगा n2 माइनस l का वैल्यू 0 माइनस 1 दैट इज 1 रेडियल नोड मस्ट एग्जिस्ट फॉर 2s ऑर्बिटल। तो बच्चों इस तरीके से ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हो गए गलत, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 2 आएगा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। उन्होंने पूछा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है, लेकिन इसमें डिपेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। करेक्ट। डाइपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा वो उस मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा, और चार्ज का सेपरेशन अगर ज़्यादा होगा तो दो मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्शन भी बहुत बढ़िया होगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज पैरामिथाइल, और उन्होंने फिनॉल दिया हुआ है। आप बच्चे नोटिस कर सकते हो पैरामिथाइल में ये HC कर रहा है, ये प्लस M कर रहा है। दूसरा जो कंपाउंड दिया है पैरानाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। डाइपोल मोमेंट आप बच्चों को देखना है किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। और नेक्स्ट कंपाउंड जो दिया है पैरा अमाइनोफिनॉल दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज पैरामेथॉक्सीफिनॉल दिया हुआ है, पैरामेथॉक्सीफिनॉल दिया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट चेक करो। आप बच्चों को पता है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इसका होने वाला है, क्योंकि ये -M करता है बच्चों और ये +M करता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ दो वेक्टर को ऐड कर देना है। तो चार्ज का सेपरेशन ऐसे मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन खूब ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इन सभी में, देखें OH तो कॉमन हो गया, यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो किसका आएगा, वो जो आने वाला है वो सेकंड का आने वाला है। सेकंड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। लेकिन इन्होंने बच्चों पूछा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो पहले ऑर्डर बता लेते हैं, फिर उसके बाद सेट कर दिया जाएगा। सेकंड का हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, इसकी बात करें और इसकी बात करें। देखो, तो जब भी आपको ऑर्डर निकालना हो तो मोस्ट पता कर लीजिए और लिस्ट पता कर लीजिए। देखिए ये +M कर रहा है, ये +M कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में चार्ज का सेपरेशन बहुत कम होता है। आप एग्री करोगे फर्स्ट वाले का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले सेकंड को किया और सबसे कम जो किसको किया, फर्स्ट को किया। अब बचा हमारे पास कौन सा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। इसमें अगर नोटिस करो +M यहाँ पर भी है, +M यहाँ पर भी है, +M यहाँ ज़्यादा है। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे डबल H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सिंगल H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और यहाँ पर O से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। OH तो कॉमन हो गया है, तो इसका +M ज़्यादा है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए सेकंड के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड आएगा, एंड देन फोर्थ जाएगा। तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो सबसे कम तो होगा फर्स्ट का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड का, और सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो किसका होगा, सेकंड का होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हम जो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं।
तो इसमें पूछा हुआ है बच्चों, ऑप्शंस देखिए हमें क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, मतलब सिंपल बॉन्ड एंगल जिसका सबसे बड़ा है। तो बच्चों देखो ये इस तरीके का केस है, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, तो उसमें एक आता है फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो उससे रिलेटेड बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पे H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और अकॉर्डिंग तुम्हें पता होगा अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, ये ड्रैगोज रूल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों इसमें इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल, तो ये दूसरा फैक्टर इसमें हम लगाते हैं प्रेजेंस ऑफ या नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम के पास इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर बढ़ता जाता है, तो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है। तो बच्चों इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है कार्बन के पास, इसलिए इसका आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। फिर एक लोन पेयर है तो थोड़ा कम आया लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल, इसमें 2 लोन पेयर्स हैं तो और कम हो गया लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल श्रिंक होके छोटा हो गया। तो ये तो नियर अबाउट 109 है, क्योंकि इन तीनों में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। इसके जो बॉन्ड बने हुए हैं बच्चों वो प्योर p ऑर्बिटल से बने हैं, ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन के साथ, और प्योर p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, तो इनका बॉन्ड एंगल 90 के अराउंड होता है। जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो 92 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इसका बॉन्ड एंगल है। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है बच्चों किस में आ रहा है, CH4 में, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड है। बच्चों नेक्स्ट ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट करने के लिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन को कंप्लीट करेगा वो आइसोमर शो करेगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर है देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें जिस एटम के रेस्पेक्ट में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो उसके ऑर्बिटल में जो एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2H लगा हुआ है, इसका मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर GI शो नहीं करेगा। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, सेकंड स्ट्रक्चर में अगेन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बट जो कार्बन लगा हुआ है कार्बन के साथ आप नोटिस कर सकते हो यहाँ H है और यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH3 इन्होंने लगा रखा है। अब इसमें नोटिस करें ये सेकंड स्ट्रक्चर है, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में H और Cl है बेटा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक चलो तो अलग ग्रुप लगा है, क्लॉकवाइज में अलग ग्रुप देखो, अलग डायरेक्शन शो होगा, अलग टाइप के ग्रुप शो होंगे। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा, ये स्टीरियो सेंटर होगा। अगर कोई बोले इसका स्टीरियो आइसोमर बनाइए तो आपने एक बार H को ऊपर कर दिया, Cl को नीचे कर दिया। देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए यहाँ मिथाइल लगा है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H कर दिया और यहाँ पर Cl कर दिया, एक आइसोमर ये हो जाएगा। और दूसरा जो आइसोमर होगा डबल बॉन्ड C, Cl को ऊपर कर दिया, H को नीचे कर दिया, तो इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कर रहा है बच्चों, शो कर रहा है। करेक्ट। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो पाई बॉन्ड के साथ CH Cl तो लगा हुआ है, बट मिथाइल को उन्होंने एकदम अपोजिट डायरेक्शन पर लगा दिया। देखिए यहाँ CH के साथ Cl आ गया और यहाँ पर मिथाइल है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे H और Cl तो लगा है, बस इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज चलेंगे तो अलग ग्रुप लगा, जो ग्रुप लगा हुआ है सेम वैसे ही डिस्टेंस पर देखो एंटी क्लॉक पे वही ग्रुप लगा है। इसका मतलब इधर का नेचर और इस साइड का नेचर, दोनों साइड का नेचर अल्काइल ग्रुप का क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी GI शो नहीं करेगा। अब बचा हमारे पास फोर्थ वाला। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो फोर्थ स्ट्रक्चर में हमारे पास ये पाई बॉन्ड के साथ, यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड के साथ CH और यहाँ पर Cl लगा है और यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल और मिथाइल लगा है। तो बच्चों अगर हम बात देखें यहाँ पर तो इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप तो सेम हो गया, लेकिन इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में, मिथाइल के रेस्पेक्ट में देखो मिथाइल के साथ H भी लगा हुआ है और यहाँ भी मिथाइल के साथ H भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर ये वाला स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो एक्सिस की बात कर लें, ये स्टीरियो एक्सिस होगा, ये वाला कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो सच में अगर देखा जाए तो इसमें जो GI देने वाले मॉलिक्यूल है वो उसमें अगर देखा जाए तो
2 भी आंसर आएगा और 4 भी आंसर आएगा। 2 के रेस्पेक्ट में, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में वो जीआई शो कर रहा है, और 4 में अगर नोटिस करें तो इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में वो जीआई शो कर रहा है कि वो डबल मिथाइल आगे चला जाएगा तो इट विल बी सिस, एंड इफ इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी ट्रांस। तो अगर इसमें से नोटिस किया जाए तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ बोथ, बट एनटीए ने जो आंसर दिया वो क्या दिया, ऑप्शन आंसर 2 दिया है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th, पॉलीमर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आप बच्चों को पता है कि पॉलीमर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एडिशन पॉलीमर होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड का एडिशन होता चला जाता है। तो अब ऑप्शन पे जाते हैं कि कौन से एडिशन पॉलीमर्स हैं और कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन आप बच्चों को पता है, ब्यूना एन का जो मोनोमर होता है दैट इज ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। दिस इज ब्यूटाडाइन एंड दिस इज द एक्राइलोनाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से जो बनता है दैट इज ब्यूना एन बनता है। तो ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है, पहला वाला एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल्स जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया। इन द सेम वे ब्यूटाडाइन भी, सॉरी ब्यूना एन भी आता है। ब्यूटाडाइन से अगर हम बात करें तो पॉलीब्यूटाडाइन हो जाएगा। अगला जो एग्जांपल है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एक तो एडिशन पॉलीमर का प्रोडक्ट है। कंडेंसेशन पॉलीमर अगर हम बेकेलाइट की बात करें, आप बच्चों को जरूर हम लोगों ने सिखाया है कि बेकेलाइट जो बनता है दैट इज बाय द कंडेंसेशन पॉलीमर। कैसे बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का हम रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन होता है और क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। फिर उसके बाद अगला जो एग्जांपल है थर्ड में नाइलॉन 6। ये देखो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 कौन बनाता है, बहुत ही मतलब टफ नहीं है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाइलॉन 6 की बात करें तो आप लेते हो 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4 5 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड का N मॉलिक्यूल लेते हो, कंडेंसेशन करते चले जाते हैं, एमाइड का बॉन्ड बनता चला जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता चला जाता है और नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अदर वन इज नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 इट इज ऑल्सो अ कंडेंसेशन पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन के साथ साथ ये कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप के मोनोमर हो। तो देखो इसमें 2 टाइप्स के मोनोमर आने वाले हैं। तो इसमें एक तो होता है एक तो होता है एडिपिक एसिड एंड अदर वन इज हेक्सामिथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। ये देखो हेक्सामिथाइलिन आ गया और डाइअमाइन हो गया। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, C डबल बॉन्ड OH और CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH। इसमें भी एमाइड का बॉन्ड बनेगा। तो यह है एडिपिक एसिड और यह है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इन दोनों का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एमाइड का बॉन्ड बनेगा और उस एमाइड के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, नाइलॉन 6,6। तो इस तरह से इन सारे ऑप्शंस में व्हिच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, तो आंसर विल बी 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, दैट इज ब्यूटाडाइन। बेटा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो इस तरह से रिएक्टेंट दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें पैरा यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसमें हमने एसाइलेशन किया है, CH3 एनहाइड्राइड लिया, मेरे ख्याल से इन्होंने क्या लिया, एनहाइड्राइड लिया, CH3COO COCH3 और पिरिडीन की प्रेजेंस में इन्होंने इसका रिएक्शन कराया है। तो आप बच्चों को पता है कि यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पे N का लोन पेयर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एसाइलेशन होगा, N ने कार्बन कार्बन पर अटैक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे नीचे आप बने एसिटेनिलाइड बना लिया, बट मेटा पोजीशन पर मिथाइल भी लगा हुआ है।
CH3 NH COCH3 एंड प्लस एसिटिक एसिड यहां पे बन गया, करेक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ब्रोमीन और FeCl3 डाल दिया, तो ब्रोमीन और FeCl3 क्या करेगा, ब्रोमिनेशन। बेंजीन की रिंग में देयर आर टू ग्रुप्स, मिथाइल एंड NHCOCH3। पता है आप बच्चों को कि जब दो ग्रुप लगे होते हैं, जो ज्यादा एक्टिवेटर होता है, जो ज्यादा रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इट विल डायरेक्ट। तो ये NH विल डायरेक्ट, क्योंकि NH का क्या हो रहा है बच्चों, +M हो रहा है, और मिथाइल का HC हो रहा है, तो ये डायरेक्ट करेगा। तो ऑर्थो मेटा पैरा, यहां पर आपने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। तो ब्रोमिनेशन कराया आप बच्चों ने, यहां पर Br लग गया, यहां पर मिथाइल आ गया, और यहां पर NHCOCH3 है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में एसाइलेशन किया, दूसरे स्टेप में ब्रोमिनेशन किया, और तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस इसका कर रहे हैं बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। OH- की प्रेजेंस में उन्होंने क्या डाल दिया है, OH- की प्रेजेंस में हीट कर दिया है। OH- की प्रेजेंस में उन्होंने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। तो नेगेटिव चार्ज कहां रिएक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने वाला है। नेगेटिव चार्ज ने इस पर अटैक किया, और इस बॉन्ड इस ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, यहां पर अटैक किया, इस बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। तो आप बच्चों को यहां पे मिलेगा क्या, NH2 ग्रुप वापस रीजनरेट हो जाएगा, Br के साथ CH3, और यहां पर NH2 ग्रुप वापस रीजनरेट हो गया। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस इन द बेसिक मीडियम, प्लस एसिटेट आयन यहां से निकल जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है। तो इस तरह से अगर हम आंसर की बात करें, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इनफैक्ट 1 ही होगा। तो इसका आंसर जो चला गया वो क्या चला गया, 1, आंसर 1। ये जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 का है, आंसर 12। आंसर 12 का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1 आया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन था इस पेपर का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही केमिकल बॉन्डिंग में शेप और हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें सिर्फ H2O2 की शेप और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हमसे पूछा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो H2O2 जो होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज। और अपना जो sp3 हाइब्रिड दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ जैसे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इनके पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में अरेंज होते हैं, इस तरीके से टिल्ट करके लोन पेयर को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, और उसकी वजह से इनके हाइड्रोजन जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसको हम असाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे किस तरीके के स्ट्रक्चर है, सपोज ये ऑक्सीजन है, अब ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है, प्लेन से बाहर है, वो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। इस तरीके का ओरिएंटेशन है हाइड्रोजन एटम्स का। तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये नॉन प्लेनर है। और बच्चों H2O2 रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और वो कलरलेस लिक्विड होता है। तो इसके बारे में जो हमको करेक्ट स्टेटमेंट मिला वो फर्स्ट ऑप्शन ही है बच्चों, नॉन प्लेनर एंड कलरलेस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेटलर्जी का, जो मेटल्स की रिफाइनिंग से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये बच्चों। इसमें पूछा हुआ है कि जो बोरोन एंड सिलिकॉन जो होते हैं, इन मेटल्स की जो रिफाइनिंग होती है वो किस तरीके, इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो ये सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, और बोरोन जो है इस तरीके के, या जर्मेनियम, इस तरह के मेटल्स जिनको बहुत हाई प्यूरिटी में ऑब्टेन करना होता है, उनको हम रिफाइन करते हैं बाय द मेथड जोन रिफाइनिंग। बच्चों जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर हीटर से मेटल का जो रॉड है उसको बीच में से मेल्ट करते हैं, और उस मोल्टन रीजन को हम बहुत ही स्लो स्पीड से एक साइड में शिफ्ट करते हुए आगे प्रोपोगेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है उनकी टेंडेंसी होती है डिसॉल्व्ड मेटल में रिटेन होने की। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल है इस मोल्टन मेटल में एज कंपेयर टू इस सॉलिड रॉड में। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व्ड मतलब मोल्टन मेटल में डिसॉल्व होते हुए एक साइड ट्रेवल करती जाती हैं, और इससे रॉड प्यूरिफाई हो जाती है। तो बच्चों ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा
जो एलिमेंट्स हैं जिनको बहुत हाई प्योरिटी में ऑब्टेन करना होता है, उसकी रिफाइनिंग के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड यूज किया जाता है। बाकी जो वेपर फेज रिफाइनिंग है, बॉन्ड्स प्रोसेस इसमें आता है निकल की रिफाइनिंग का, वो सब एक डिफरेंट है और हमारा आंसर रहेगा जोन रिफाइनिंग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये भी केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड हैबर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको शिफ्ट करते हैं। बच्चों इसमें हमको NaCl से रिलेटेड लेटिस एंथैल्पी दिया हुआ है, मतलब NaCl के लेटिस को, 1 मोल NaCl सॉलिड के लेटिस को ब्रेक करके उसके आयंस को इन्फिनिट डिस्टेंस पर ले जाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है 788 किलो जूल पर मोल। अगर NaCl सॉलिड को, 1 मोल NaCl सॉलिड को वाटर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने से के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 4 किलो जूल पर मोल, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और पूछा है कि NaCl की हाइड्रेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करो। मतलब NaCl में जो आयंस होते हैं अगर वो गैसियस फॉर्म में हो और उन आयंस को 1 मोल NaCl लेटिस से मिलने वाले गैसियस आयंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उससे जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों अगर हम इसका बॉन्ड एवर साइकिल सेट करें और हेसेस लॉ अप्लाई करें कि NaCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया हमने, तो ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज गिवन 4 किलो जूल पर मोल, जिसको मैंने लिख दिया डेल्टा H1। और अगर हम NaCl सॉलिड का 1 मोल अमाउंट लेके उसका सिर्फ लेटिस ब्रेक करें और गैसेस आयन प्रोड्यूस करें, तो लेटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी लगेगी जो कि गिवन है 788 किलो जूल पर मोल। अब हम इन गैसेस आयंस को जब वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे तो हमें मिलेगी हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि हमारा टारगेट है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमने क्या किया कि इसमें एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन होता है वो कंसीडर करते हुए हमने इसका जो 2 पाथ हैं उन दोनों से जो टोटल एंथैल्पी चेंजेस को इक्वेट कर दिया। डेल्टा H1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, देयरफॉर डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 लिख दिया माइनस डेल्टा H2 लिख दिया, तो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl आ गया -784 किलो जूल पर मोल। इसलिए जो आंसर आएगा बच्चों वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड या उसमें भी पर्टिकुलर कंपाउंड अमोनिया की केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और क्योंकि इनऑर्गेनिक का है तो वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, बट हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में इसलिए मान लेते हैं कि बच्चे को इजी तब रहेगा तब ये काफ़ी बच्चा रिएक्शंस वगैरह लिख के याद करता है, रिएक्शंस को समझता है फिर उसे याद करता है। तो अगर स्टूडेंट इनऑर्गेनिक की प्रॉपर तैयारी करता है, पूरे साल टाइम रेगुलर बेसिस पे इनऑर्गेनिक की थ्योरी को पढ़ता है, रिएक्शंस को लिख के याद करता है, तब फिर उसको पता लगेगा कि ये कह दो NCERT की रिएक्शन पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन था। तो क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड प्रिपरेशन की जरूरत है, इसलिए मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन मान रहा हूँ कि ये अमोनिया की एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को पूछ रहा है क्वेश्चन हमें। तो बच्चों देखो, अमोनिया जब हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं, जिसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो हमें ड्राई गैस लेना होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर उसे लिमिटिंग रिएजेंट रखा तो नाइट्रोजन गैस बना के देगा, नाइट्रोजन क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट है, प्लस साथ में HCl। लेकिन जब हम ज़्यादा हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे, एक्सेस में लेंगे ड्राई क्लोरीन को या ब्रोमीन को, आयोडीन को, तो हमें ट्राई हैलाइड मिलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड होते हैं, ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड, ट्राई आयोडाइड, ये अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। और जैसे जैसे इसमें हेलोजन का साइज बढ़ता है बच्चों, तो एक्सप्लोजिव नेचर बढ़ता जाता है। सिर्फ NF3 ही एक ऐसा ट्राई हैलाइड है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट NCl3 प्लस HCl, देयरफॉर जो आंसर होगा बच्चों 4th होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 11th का चैप्टर पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस। तो बच्चों ये एक सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये हमें कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस दे रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रहा है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखें
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब में 10 है, देयरफॉर इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चों इसमें वो यहाँ पे 13 है और 12 है, 11 है, 9, 8 और 7 है। तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होते हैं उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है जेड इफेक्ट, देखो जो रिपल्शन होगा, स्क्रीनिंग होगी वो सब में सेम होगी क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल रिपल्शन इक्वल स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सेम है। बट जो अट्रैक्शन है वो यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम+3 में। और इस वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली होल्ड करके इसके इलेक्ट्रॉन क्राउड को श्रिंक किया और ये आयन सबसे छोटे साइज का है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम E/P रेशो अगर निकाल लें तो जिसका सबसे मिनिमम E/P रेशो आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, तो उसका साइज सबसे कम होगा ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज इंक्रीज होता जाता है। तो इसमें लार्जेस्ट जो आएगा वो नाइट्राइड आयन और स्मॉलेस्ट जो आएगा वो एल्यूमिनियम आयन। तो इस तरीके से इसको मैच करने से इसका आंसर है 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम पेपर का, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि ये जो लास्ट में चैप्टर के मतलब ये जो अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके आइसोमेरिज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज पे बेस्ड, तो एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स आयन हमें दिया हुआ है कोबाल्ट+3 मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा हुआ है। 2 आइसोमर दिए हैं ए एंड बी, फर्स्ट को बोला है ट्रांस, सेकंड को बोला है सिस। तो देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, इथिलीन डायबिन को अगर हम डाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे बना दें NH2 और ये 2 में CH2 और इसका ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करें तो NH2 और ये CH2 ग्रुप्स, और यहाँ पे Cl और Cl 180 डिग्री पे प्लेस करें तो ये ट्रांस आइसोमर बना बच्चों। अब ये जो ट्रांस आइसोमर है बच्चों इसमें आप देख सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरीके से भी मिल जाएगा, इस तरीके से भी मिलेगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बच्चों ए जो होगा वो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो दूसरा जो है इथिलीन डायमीन जो है, इसको हम अगर शॉर्ट में ऐसे बना दें, यहां से जुड़ा हुआ है मान लो इथिलीन डायमीन। अब क्योंकि सिस आइसोमर है तो जो क्लोराइड है वो दूर नहीं होंगे, पास हो गए क्लोराइड लिगेंड्स, तो Cl यहाँ पे 90 डिग्री पे कनेक्टेड है और दूसरा इथिलीन डायमीन इस तरीके से जुड़ा हुआ है इसमें। तो बच्चों ये जो दोनों रिंग्स बने हुए हैं किलेट रिंग्स, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इनका जो अलग अलग ओरिएंटेशन आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बिलो द प्लेन जा रहा है, और ये इसके कॉम्प्लेक्स के और वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, और ये एक्सियल वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें सिमेट्री गड़बड़ हो गई, तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। तो इस वजह से ये कायरल स्ट्रक्चर हुआ, और कायरल स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल जिनमें होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये 2 अपने आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, इनेंशियोमर्स, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी, और फिर उनका जो इक्वल अमाउंट में मिक्सचर होता है वो रेसिपिक मिक्सचर, वो 3 तरह के कॉम्बिनेशन ये बनाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो 4th आएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि ए जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और बी जो है वो कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि अगर ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है तो फिर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, बट अगर ये रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में नहीं है देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर रहेगा बच्चों 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90 इस पेपर में, जो कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका एक काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें करेक्ट ग्राफ पूछा हुआ है
एक्स बाई एम वर्सेस पी। एक्स बाई एम क्या होता है? एक्स बाई एम होता है स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। तो जो फ्रेंडलिक ने हमें ग्राफ बताया वो इस तरीके का ग्राफ था जिसमें स्टार्टिंग में जब प्रेशर काफी कम होता है उस रेंज में एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1 होता है। फिर एक सैचुरेशन प्रेशर आता है पी एस, जिसके बाद एक्स बाई एम जो है वो एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 0 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से एड्सॉर्प्शन का अमाउंट जो है पहले स्टार्टिंग रेंज ऑफ प्रेशर में प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है और फिर उसके बाद आफ्टर सैचुरेशन प्रेशर एड्सॉर्प्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन ये ग्राफ हमसे ये साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों ये बेस्ड है फिजिकल एड्सॉर्प्शन पर, मतलब इसकी थ्योरी जो है वो बेस्ड है फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि जो एड्सॉर्बेट होता है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती है और वो उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल सरफेस को छोड़ के डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन कम होना चाहिए और टेम्परेचर कम करें तो बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ग्राफ है वो बच्चों ये है जिसमें हमने देखा टेम्परेचर इस तरीके से दिया हुआ है 200, 250, 270 केल्विन। तो बच्चों हो क्या रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है एक्स बाई एम की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब एड्सॉर्प्शन का अमाउंट कम हो रहा है, या टेम्परेचर कम करने से ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो ये करेक्ट ग्राफ हो जाएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 और ये सिंपल अल्कीन का क्वेश्चन है और एक पाई बॉन्ड दिया हुआ है कुछ इस तरह से CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और नेक्स्ट स्टेप में CH के साथ 2 मिथाइल लगा रखा है उन्होंने CH, CH3, CH3। इसमें HBr का रिएक्शन कराना है। सीधे सीधे HBr का जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है। आप बच्चों को पता है कि कार्बोकेटाइन हम कहाँ बनाएंगे? तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके बनने का रेट फास्ट होगा। अगर पाई बॉन्ड को उस साइड में रोटेट करें तो प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, मिथाइल से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ से अगर हम प्लस पाई बॉन्ड को इधर घुमाएं तो प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, सिंगल एच से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ऑब्वियसली आप बच्चों को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है तो पहले स्टेप में आप बच्चों ने कार्बोकेटाइन बना दिया CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH2 CH CH3 CH3 करेक्ट। अब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट यहाँ होना नहीं है क्योंकि इधर जाएगा तो प्राइमरी बन जाएगा। इसी कार्बोकेटाइन पर Br माइनस का आपने अटैक करा दिया और यहाँ पर क्या हो गया CH3 CH Br और यहाँ पर CH2 CH CH3 CH3। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस मेजर प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर हम आंसर को सेलेक्ट करें तो करेक्ट आंसर विल बी 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। बच्चों जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक का दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। न्यूमेरिकल टाइप की ये प्रॉब्लम है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इन्होंने पूछा कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो हमें सुक्रोज का बेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर के लिए देखो हमने सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज हमने ले लिया, ये ग्लूकोज ले लिया और यहाँ पर हमने फ्रक्टोज ग्लूकोज का के साथ हमने यहाँ पे क्या मिलाया? फ्रक्टोज मिलाया। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे CH2 के साथ OH आ गया और यहाँ पर OH आपने सेट किया। यहाँ पर ग्लूकोज डी ग्लूकोज OH अल्फा फॉर्म, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH H CH2 OH करेक्ट। तो एक यूनिट ग्लूकोज की लेंगे, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म होगा और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म होगा। फ्रक्टोज का कौन सा फॉर्म होगा बेटा? बीटा फॉर्म होगा। तो जब फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म होगा तो यहाँ पर इस OH को देखो, बीटा फॉर्म में OH ऊपर होता है, यहाँ OH गया, यहाँ OH गया, यहाँ H आया और यहाँ पे CH2OH आया। अब कायरल कार्बन आपको चेक करना है। कायरल कार्बन देखो, एक कायरल कार्बन ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इट विल बी 4,
इट विल बी 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कायरल कार्बन जो हमें सुक्रोज के मॉलिक्यूल में मिले दैट विल बी द 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 9। तो स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 22। ये 11th का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक हमको डाइमराइजेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, A डाइमराइजेज इनटू A2, और दोनों स्पीसीज गैसियस है बच्चों, और इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में और एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, और हमें पूछा हुआ है डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है हमें। बच्चों इस रिएक्शन का जो डेल्टा इन गैसियस है, मतलब डिफरेंस इन गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल, जो वो डिफरेंस है वो -1 आ रहा है बच्चों। अब आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है, ऑलवेज वैलिड, हर तरह के प्रोसेस पे वैलिड होता है, बेसिक फार्मूला है। अब बच्चों इसमें डेल्टा यू से डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए हम डेल्टा पीवी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा एन गैसेस आरटी, इसको आइडियल गैसेस मानते हुए, तो डेल्टा एन गैसेस आरटी बन जाएगा ये। और यहाँ पे हम डेल्टा यू की जो वैल्यू है 20 किलो जूल है, और -20 किलो जूल है, और यहाँ पे हमने डेल्टा एन गैसेस की वैल्यू ली है -1, और आर की वैल्यू 8.314 बाई 1000 किलो जूल पर मोल केल्विन आ जाएगा, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो इसको बच्चों सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल रही है -2247757 किलो जूल, जो कि जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 22477.57 जूल हो जाएगा। अब हम डेल्टा जी जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों इस रिएक्शन के लिए, गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स इक्वेशन हम यूज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो गिब्स इक्वेशन वैलिड होगी इसको कैलकुलेशन के लिए। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमने रख दी, तो डेल्टा एच की वैल्यू होगी -22477.57 जूल्स में, बच्चों जूल्स में वैल्यू ले रहे हैं, माइनस टी टेम्परेचर रख दिया जो दिया हुआ है 298 इंटू डेल्टा एस नॉट। तो इसको सॉल्व करके बच्चों में आंसर मिल रहा है -13537.57 जूल्स। तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है जेई मेन ने, और उसका आंसर इसको राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। तो बच्चों ये हो गया अपना 22 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट इंटीजर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, हाइपोथेटिकल x प्लस वाई गैसेस स्पीसीज या x प्लस वाई स्पीसीज रिएक्ट करके 2Z प्रोडक्ट बनाते हैं। बच्चों इसमें जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो 1 लीटर दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में हमको मोल गिवन है बच्चों, तो 1 मोल ऑफ x, 1.5 मोल ऑफ y एंड 0.5 मोल ऑफ z इज आर टेकन इन 1 लीटर कंटेनर। तो 1 लीटर से डिवाइड करके इसका कॉन्सेंट्रेशन बन गया 1m, 1.5 m एंड 0.5 m। अब बच्चों में दिया हुआ है कि ये तो स्टार्टिंग में था, तो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है z का, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z बिकम 1। इट मीन्स यहां से आप देख सकते हो 2c इज इक्वल टू 0.5 होगा, तो c का वैल्यू 0.25 m होगा, और उसको आप यहाँ रख दोगे तो ये 0.75 आ जाएगा, और ये 1.25 आ जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। तो बच्चों इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर बताया कि इस पर बेस्ड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस इक्वेशन का वो x/15 अगर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल गए हैं, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे 0.75 इंटू 1.25। तो बच्चों ये हो जाएगा अपने पास 1/3/4 इंटू 5/4, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं कि जो x/15 है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 16/15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। तो बच्चों इसका इस इंटीजर का आंसर है 16। बच्चों नेक्स्ट इंटीजर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर का 24th, जो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट
चैप्टर पे बेस्ड ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। आप अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस टाइप का मोल कॉन्सेप्ट जो है उस तरीके का एक क्वेश्चन है, जिसमें हम वैलेंसी फैक्टर की हेल्प से इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं, मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको इक्वेट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम टाइट्रेशन वगैरह पढ़ते हैं। उस चैप्टर का क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट साइड में जाएगा ये, क्योंकि सिंपल एक इक्वेशन में हमको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करके कैलकुलेशन करना है। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा हुआ है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 m। हाउ मच वॉल्यूम इन ml ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is required to oxidize 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों एसिडिक मीडियम में जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होता है इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में वो होगा 6, और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है रिड्यूसिंग एजेंट का वो आ रहा है बच्चों 3। क्यों आ रहा है 3? क्योंकि देखो आयरन यहाँ +2 स्टेट से +3 में चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस आयरन ने लूज किया, कार्बन +3 स्टेट से +4 स्टेट में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एक आयरन +2 ने लूज किया, तो टोटल इस स्पीसीज के एक मोल ने 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, और यही होता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पर मोल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने मोल इलेक्ट्रॉन का अपटेक किया जाता है, तो ये +6 से +3 स्टेट में जा रहा है, और एक स्पीसीज में 2 क्रोमियम एटम प्रेजेंट है, तो दोनों मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं इससे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर है। अब है क्या बच्चों यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए रेडॉक्स रिएक्शन must be equal to total equivalents of reducing agent up to end point। end point मतलब जहां रिएक्शन एग्जैक्टली फिनिश हो जाती है। तो यहां पे हम दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने के लिए इक्विवेलेंट को लिखते हैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट के मोल इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पे हमको मोल निकालने के लिए लिखेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी है इसका 0.02 पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और वॉल्यूम जो है वो हो गया V। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल बन जाएगा बच्चों। अब इसको वैलेंसी फैक्टर इसका 6 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया इसके इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बनेगा बच्चों मास अपॉन मोलर मास, तो मास हम लिखेंगे 0.288 ग्राम, और इसका जो मोलर मास आएगा बच्चों ऐड करेंगे 56 24 + 64, तो ये आ जाएगा 144 ग्राम पर मोल इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर 3। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने अप्लाई किया कि जब ये रिएक्शन एग्जैक्टली फिनिश होगी तो इन दोनों के जो इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे दे मस्ट बी इक्वल। तो इससे जो वॉल्यूम आएगा बच्चों वो आएगा अपना 0.05 लीटर, और ml में अगर इसे लिखा जाए तो ये आ जाएगा 50 ml। जैसा कि हमसे पूछा हुआ है ml में आंसर दीजिए, तो इंटीजर आंसर हमारा आ जाएगा 50। बच्चों इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चंस हो गए। तो इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि कंसीडर डेल्टा ग्रेटर देन पी। बच्चों ये होता है स्प्लिटिंग एनर्जी गैप इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, और ये होता है पेयरिंग एनर्जी, और ये ऐसा तब वैलिड होगा जब जो लिगेंड है वो स्ट्रांग होगा। मतलब हमको लिगेंड कंसीडर करना है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे हम H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हुए इसका आफ्टर स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और हमसे पूछा हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स का बोर मैग्नेटॉन में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। तो बच्चों जो रूथेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इसमें रूथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। रूथेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 44, और इसका कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम का आ जाएगा क्रिप्टॉन 36, आफ्टर दैट 5s1 4d7। अब ये
इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +2 चार्ज में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें क्या होगा, S का आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, प्लस एक D में से भी चला गया, और फिर इसने +2 चार्ज ऑक्यूपाई किया, तो 4d6। और 4d6 का जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस तरीके से आफ्टर स्प्लिटिंग, जिसमें डेल्टा ग्रेटर देन P है और ये T2G एंड EG ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें जब हम D के 5 ऑर्बिटल्स में आफ्टर स्प्लिटिंग रीफिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब डेल्टा ग्रेटर देन P होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4th ऊपर नहीं जाके नीचे ही पेयरिंग करना शुरू कर देगा, 4 से 4th ऑनवर्ड, तो अप टू 6 3 पेयर इसमें फॉर्म होंगे और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम n से डिनोट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जिसमें n की वैल्यू 0 रखने के बाद अपना आंसर आएगा 0। इसलिए इस इंटीजर क्वेश्चन का आंसर 0 0 है।